नमस्कार, साहित्य संसार के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंवरा। महात्मा गांधी हमेशा से लेखकों को प्रेरित करते रहे हैं। उनका दर्शन साहित्यकारों को भी प्रेरित करता रहा है, जिसकी झलक समय समय पर उनके साहित्यिक कृतियों में मिलती रही है। महात्मा गांधी का एक एक शब्द, उनके द्वारा लिखा गया आलेख, हर एक किसी साहित्यिक कृति से कम नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे गांधी और साहित्य की। लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में शब्दों की बाजीगरी की जरूरत से मोहनदास अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में लेखन को सशक्त माध्यम माना। समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वे आम लोगों से रूबरू होते रहे। पुस्तकें तो उन्होंने कम लिखी, किंतु जो लिखी वह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उन्होंने अनेक पत्रों का संपादन भी किया। हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन ऐसे अनेक पत्र हैं जो महात्मा गांधी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन शुरू किया था। वो इंडियन ओपिनियन की सब किताब जो सब अर्ली है हमारे यहाँ म्यूज़ियम में है। हमें ये दिया गांधी जी की ग्रैंड डॉटर इला गांधी ने। साउथ अफ्रीका में उसके पास था, उसने हमको सब ये प्रेजेंट किया, तो उसको हमने डिजिटलाइज करके रख दिया। क्यों, ये तो बहुत पुराने 1912-13 उसमें इसकी गुजराती में, तमिल में, अंग्रेजी में, इसकी हिंदी ऐसे उनका पेपर में ऐसे 4 कॉलम में वो लिखते थे। फिर इंडिया वो तो ख़त्म हो गया, इंडिया आके यहाँ आके उन्होंने शुरू किया यंग इंडिया अंग्रेजी में, खाली इंग्लिश में, और ये भी बहुत लोग पढ़ते थे। फिर सरकार ने यंग इंडिया पर बैन कर दिया, तो उन्होंने उसके साथ साथ नवजीवन भी शुरू किया था। नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी में। तो जब ये बंद कर दिया सरकार ने, तो उन्होंने तब जेल में 1930 में जेल में थे, तो उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी और उसके साथ साथ हरिजन शुरू किया। ये उनका चौथा रहा था। अच्छा, अब मुझे कहना था कि उन्होंने जब ये साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह और अपनी आत्मकथा, पहले उसने अपना वो जर्नल में सीरियल का हिसाब में लिखा, 1 इंस्टॉलमेंट अनदर, एक साथ किताब नहीं लिखा। क्यों, उनको ठीक पता नहीं था कैसे, वो तो लेखक नहीं थे ना, तो उन्होंने लिखने का शुरू किया और सब लोग बहुत पढ़ने लगे। सब आतुरता थे, करते थे कि नेक्स्ट एडिशन, नेक्स्ट वीकली कब आएगा, इसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा। तो उन्होंने ऐसे करके आस्ते आस्ते अपनी आत्मकथा लिखी। मेरा काम हिंदी के, विदेश की हिंदी पत्र पत्रिकाओं पे है, तो मैंने गांधी जी द्वारा संपादित इंडियन ओपिनियन के कुछ अंक देखे, तो उनमें उनके लेख में ही अपने आप, मुझे तो लगता है कि वो लेख भी अपने आप में साहित्य हैं, भले ही वो विभिन्न विषयों से संबंधित हो। उनकी पत्रकारिता में ही मुझे उनका साहित्य के दर्शन हो जाता है। आप देखें, उन्होंने जो हरिजन निकाला था, न केवल हिंदी में, अभी तो अंग्रेजी में भी। तो इस प्रकार इसके इतने विविध पक्ष हैं। दूसरा, उनके जो, अगर उनका पत्राचार आप पढ़ेंगे, उनका जो उनके जो पत्र लिखे हुए हैं, वो भी मैं तो उसको एक पत्र साहित्य मानता हूँ, कि उसमें भी उनके अलग तरह के विचार, अलग तरह का दर्शन और एक आदर्शवादिता, और ख़ासकर ये है कि वो जो उनका एक सिद्धांत है कि पहले खुद करें, उसके बाद दूसरे को उपदेश दें। तो इस प्रकार उनके पत्रों में, उनके लेखों में और उनकी पुस्तकों में तो जो साहित्य इतना भरा, इतना फैलाव उसका है कि शायद उसे एकदम तो समझना भी मैं तो अपने आप को मुश्किल पाता हूँ। महात्मा गांधी के विचार, उनका दर्शन लेखकों को प्रेरित करते रहे हैं। समय समय पर उनके ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके भाषणों, पत्रों एवं टिप्पणियों की भी अलग तरीके से व्याख्या की जाती रही है। आज अनेक संस्थाएं महात्मा गांधी के दर्शन, उनके साहित्य एवं उनकी शिक्षा को संग्रहित, सुरक्षित एवं संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी टीम ऐसी अनेक संस्थाओं का भ्रमण की जहां गांधी साहित्य का विपुल भंडार था। ऐसी ही एक संस्था है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा,
जिसे स्थापित करने का श्रेय गांधी जी के शिष्य काका कालेलकर को जाता है। गांधी जी के साथ काका साहेब कालेलकर 1915 में जुड़े थे, शांति निकेतन में पहली बार मिले। उसके बाद 1917 से उनके साथ जुड़ गए और आखिरी अब जब 1981 तक गांधी विचार का प्रचार करते रहे। गांधी विचार के मुख्य प्रमुख व्याख्याता चिंतक काका साहेब कालेलकर गिने जाते हैं। उनकी गांधी जी के विचार पर करीब 20 पुस्तकें हुई है, सब करीब करीब आउट प्रिंट हैं। इस साल गांधी जी की 150वीं जयंती के निमित्त ये गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति सारी किताबें रीप्रिंट कर रही है। जो अभी आपको सब बताई ये किताबें प्रमुख गांधी जी पर ही लिखी गई है, वही बताई गई है आपको। उसमें मुझे ज़्यादातर उनकी किताबें कहना मुश्किल है कौन सी पसंद है, लेकिन 2-3 किताब के बारे में बताऊंगी। एक तो नमक के प्रभाव से, ये जब स्वराज्य के लिए नमक सत्याग्रह शुरू करके गांधी जी 1930 में जेल गए। सरकार ने उन्हें यरवड़ा जेल में स्टेट प्रिजनर राजकीय कैदी के तौर पर रखा था। उस समय उनके पास रखने के लिए सरकार ने काका साहेब कालेलकर की पसंदगी करी, तब यरवड़ा जेल में काका साहेब उनके साथ रहे थे। तो उस समय के अनेक संस्मरण थे, वहाँ चरखे का भी खोज गांधी जी और काका साहेब ने मिलकर करी थी कि कौन सा अच्छा हम चरखा तैयार करें जिससे ज़्यादा सूत निकले। तो यरवड़ा चक्र वहाँ की खोज है, काका साहेब कालेलकर गांधी जी ने की थी। वो जो यरवड़ा चक्र पेटी चरखा अभी तक चल रहा है। तो नमक के सत्याग्रह में गांधी जी के साथ के संस्मरण दिए गए हैं। और दूसरे बापू की झांकियाँ, बापू की झांकियाँ 1942 के जो मूवमेंट चल रही थी आंदोलन, उसमें गांधी जी को तो सजा हुई, काका साहेब को भी हुई। तभी काका साहेब उन गांधी जी के साथ रहे थे, तब के उनके सारे व्यक्तित्व, उनके अलग अलग पहलू पर काका साहेब ने लिखा है। वो बापू की झांकियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है, कई भाषाओं में प्रसिद्ध हुई है। और मुख्य तो मंगल प्रभात पत्रिका काका साहेब कालेलकर ने 1950 26 जनवरी भारत का जो मंगल दिन था, गणतंत्र दिन 1950 26 जनवरी, तब से मंगल प्रभात शुरू करा जो आज तक चल रहा है। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में महात्मा गांधी पर लिखी गई अनेक पुस्तकें अपने वास्तविक स्वरूप में देखने को मिली। उनके शिष्यों द्वारा उन पर लिखी गई पुस्तकें, डायरी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ कार्यरत महिलाओं से हमने जानना चाहा कि उनकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जिस पुस्तक से मैं प्रभावित हुई हूँ और जिसको गांधी जी को समझने के लिए मैं मुख्य पुस्तक मानती हूँ, वो है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। गांधी विचार को समझने के लिए ये 11 व्रतों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी विचार जीवन बनाने के लिए है, लिखने के लिए और सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। तो जीवन बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो 11 व्रत गांधी जी ने बताए थे, जिसमें ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये असंग्रह, ये 5 व्रत तो शुरू से हमारे शास्त्रों में इसका चर्चा है, बौद्धों में भी, अपने यहाँ भी, सब जगह। लेकिन नाम गांधी जी ने वही दिए, लेकिन व्याख्या युग के अनुकूल थी। उसके बाद उन्हें 6 व्रत उसमें युग के अनुकूल और जोड़े। वर्तमान में ये संस्था गांधी जी के दर्शन को प्रसारित करने के कार्य में जुटी हुई है। गांधी शांति प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ऐसी जगहें हैं जहां महात्मा गांधी की पुस्तकें, उनका दर्शन, उनकी शिक्षा सब कुछ संरक्षित है। गांधी जी ने मूल रूप से करीब 4 पुस्तकें ही लिखी। हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, आत्मकथा, सत्य के प्रयोग तथा गीता पदार्थ कोश। उनकी किताबें हैं, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं। भाषा की एक बहुत ही ज़बरदस्त समझ थी उनके पास, सौंदर्यपूर्ण साहित्यिक भाषा। गांधी जी की वो विशेषता है जो बहुत उभर कर सामने आई नहीं है, जिसको अभी तक हम लोगों ने उस तरह से पकड़ा नहीं है। मैं कभी भूलता नहीं हूँ
कि गाय के बारे में एक जगह वो लिखते हैं कि ईश्वर को जब करुणा पर कविता लिखने का मन किया तो उसने गाय बना दी। ये इतनी सुंदर उपमा है जिसके बराबर की कोई उपमा ढूंढना मुश्किल है। तो गांधी साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, सौंदर्य और लालित्य की दृष्टि से अद्भुत लेखक हैं। इसलिए गांधी की लिखी जो किताबें हैं उन किताबों को जब मैं देखता हूँ तो उनकी आत्मकथा जो अधूरी ही है, कुछ समय के बाद आके उन्होंने बंद कर दिया लिखना कि अब इसके आगे मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, इसलिए उसको लिखूँ क्या मैं, तो वहाँ आकर वो किताब ख़त्म होती है। लेकिन वो किताब आज भी हम लोगों के लिए इस अर्थ में बहुत बड़ी मानक है कि हम लोग अपने बारे में अपने भीतर भी जितने ईमानदार नहीं होते हैं, उन्होंने अपने बारे में वो सारे ईमानदारी दुनिया के साथ बांट लिए हैं। तो गांधी अपनी तमाम विशेषताओं और अपनी तमाम कमज़ोरियों के साथ अपनी आत्मकथा में मिलते हैं। दूसरी किताबें जो एक स्वास्थ्य पर लिखी है उन्होंने, एक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का पूरा इतिहास लिखा है, क्योंकि वो इतिहास शायद वही लिख सकते थे, दूसरे किसी को पता भी नहीं होगा कि सत्याग्रह का हथियार कैसे बना, कैसे विकसित हुआ और कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया उसको। इसीलिए उस चीज़ को हम सब लोगों के लिए एक इतिहास के रूप में दर्ज कर देने का काम उन्होंने किया उस किताब को लिख करके। एक स्वास्थ्य पर उनकी किताब है, फिर एक हिंद स्वराज्य नाम की उनकी किताब है जो उनके अपने हाथ से लिखी हुई है। इन 3-4 किताबों के अलावा गांधी जी ने कोई किताब लिखी नहीं है। बाकी जितना कुछ हम साहित्य देखते हैं गांधी जी का, वो पत्रों से बना है, जो पत्र वो दर्जनों की संख्या में रोज़ लिखते थे। उनके व्याख्यानों से बना है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी देश भर में घूमकर बोलते ही रहे, उनका संकलन है। तो उनके जैसा पत्र लेखक दूसरा मिलेगा नहीं, उनकी तरह देश से संवाद करने वाला आदमी दूसरा मिलेगा नहीं आपको। और जो मैंने आपसे कहा कि जब वो लिखते हैं तो उनकी भाषा का जो सौंदर्य है वो हम देख सकते हैं। इसीलिए मैं एक किताब को चुन करके आपसे कहूँ वो सही नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए इन किताबों का अलग अलग महत्व है और ये सभी इतिहास के अपने अपने माइलस्टोन्स हैं। इंग्लैंड से लौटते समय जहाज पर गुजराती में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी, जो उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका पुस्तक रूप में भी प्रकाशन हुआ। ठीक इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास मूलतः गुजराती में लिखा गया है। यह इतिहास लेखमाला के रूप में नवजीवन में प्रकाशित किया गया था। आत्मकथा सत्य के प्रयोग का मूल गुजराती धारावाहिक रूप से नवजीवन पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुए थे। बाद में नवजीवन ट्रस्ट ने अपनी ओर से उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया। श्रीमद् भागवत गीता से भी गांधी जी का बहुत लगाव था। गीता पर उनका चिंतन मनन तथा लेखन भी लंबे समय तक चलता रहा। संपूर्ण गीता का गुजराती अनुवाद प्रस्तावना सहित उन्होंने जून 1929 में पूरा किया था और 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद से अनासक्ति योग नाम से उसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ था। हिंद स्वराज, आत्मकथा, ये पुस्तकें तो अनायास दिमाग में आती है कि फिर गांधी जी की रचनात्मक कार्य जो उन्होंने, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो गांधी जी ने खुद लिखी, वो सबसे पहले दिमाग में आती है। फिर दिमाग में आती है वो किताबें जिन लेखकों ने गांधी जी के विषय में लिखा। ऐसी किताबें, रोमारोला की किताब, ऐसे किताबें फिर दिमाग में आने लगती हैं। रोमारोला से लेकर रामचंद्र गुहा ने भी हाल फिलहाल पेंगुइन से एक किताब उनकी प्रकाशित की। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और मुझको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च किसी व्यक्ति विशेष पर हुआ तो महात्मा गांधी ही हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचार हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद नए संविधान के प्रारूपण के साथ ही एक ग्रंथालय की स्थापना करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके अनुसरण में एक स्वतंत्र और व्यापक संसदीय ग्रंथालय की परिकल्पना की गई। बाद में वर्ष 1950 में संसदीय ग्रंथालय के संग्रह में व्यवस्थित रूप से वृद्धि हुई। संसदीय ग्रंथालय के एक भाग में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें एवं अन्य लेखकों द्वारा
उन पर लिखी गई पुस्तकों को संग्रहित कर एक अलग अनुभाग बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है गांधी साहित्य अनुभाग। इस अनुभाग की शुरुआत संसदीय ग्रंथालय में 9 अगस्त 1978 से हुई। वैसे सांसद अथवा शोधार्थी जो महात्मा गांधी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, वे यहाँ अक्सर आते हैं। इस अनुभाग में हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को मिलाकर लगभग 4295 पुस्तकें संग्रहित हैं। गांधी जी ने अपने विचारों, अपने व्यक्तित्व, अपनी भाषा, अपने कार्यक्रमों, विशेषकर अपने भाषणों एवं लेखन के माध्यम से आमजन के साथ ही लेखकों, साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने स्वयं ज्यादा पुस्तकें भले न लिखी हों, किंतु वर्ष 1920 से 40 तक भारत के लगभग सभी साहित्यकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रभावित हुए। उनमें से कई गांधी जी के संपर्क में भी आए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ तो महात्मा गांधी जी के संबंध ऐसे थे कि टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा तो गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर तो साहित्यकार थे, कितनी उन्होंने नवल कथा लिखी, कविता लिखी, मैं बांग्ला भी पढ़ती हूँ, तो गाना लिखा, कितना कुछ लिखा, छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। गांधी जी तो ऐसे लेखक नहीं थे। वो कभी कभी ये नहीं क्लेम करते थे कि मैं लेखक हूँ। वो कहते मुझे तो जो लिखना है, मेरे जो कुछ बोलना कहना है वो मैं लिखती हूँ। जो भी रविन्द्रनाथ उनके खिलाफ लिखते थे, गांधी जी उसको इमीडिएटली अपने अखबार में उसको पब्लिश करते थे और उसका जवाब दे देते थे और आपस में लेकिन कभी भी उनके बीच में पर्सनल एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट था वो कभी नहीं किया। मतलब उन्होंने पहले जब इंडिया वापस आए वो, तो पहले वो कहाँ गए? शांति निकेतन। 1915 में जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, सीधा पहला ट्रेन लेके शांति निकेतन गए रविन्द्रनाथ को मिलने के लिए कि शांति निकेतन तो मेरा दूसरा घर है। रविन्द्रनाथ नहीं मिले, गोखले की डेथ हो गई, वो पूना गए। पूना से वापस लौट के तुरंत रविन्द्रनाथ को मिलने गए और आखिरी भी 1940 में टैगोर का मृत्यु हुआ, उसकी पहले उन्होंने गांधी जी को बुलाया और कहा कि ये शांति निकेतन में आपको सौंप के जाता हूँ। विश्व भारती ये है, कौन चलाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन महात्मा जी आप जितने दिन हो आप इसका भार ले लीजिए। उस जमाने में प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने गांधी जी का भाषण सुनकर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी महात्मा गांधी के भाषणों से बेहद प्रभावित हुए थे। तब से लेकर अब तक अनेक साहित्यकारों ने उनके दर्शन को आधार बनाकर पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने गांधी से प्रेरणा पाई है। सच्चिदानंद सिन्हा ने अनआर्म्ड प्रॉफिट लिखा, निहत्था पैगंबर, जिसकी हिंदी वर्जन भी आई बाद में। उसी तरह बहुत सारे राइटर्स, अभी गांधी शतकोत्तर हम छाप रहे हैं आर्य सिंह की, जिन्होंने गांधी से प्रभावित होकर गांधी जी की किसी एक फिलॉसफी को पकड़कर उन पर किताबें लिखी। क्योंकि फिलॉसफी जो गांधी जी की है वो चिरजीवित रहेगी। वो फिलॉसफी ऐसी नहीं है कि वो गांधी जी के साथ समाप्त हो जाती है, आने वाले समय में और भी प्रासंगिक होगी। तो शायद ये लेखकों को ज़्यादा प्रभावित करती है, ज़्यादा प्रेरित करती है कि उन फिलॉसफीज़ को बार बार दोहराया जाए, उन फिलॉसफीज़ को बार बार समझा जाए। गांधी जी न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशी लेखकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय रहे हैं। पहली बार उनका जीवन चरित्र एक विदेशी लेखक जोसेफ डोक ने ही लिखा था। जोसेफ द्वारा लिखी गई पुस्तक की एक प्रति महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय को भेजी थी। साथ ही इस विषय पर पत्राचार भी किया था। देश से बाहर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी से अनेक लोगों का गहरा जुड़ाव हुआ, जिसे बाद में लोगों ने शब्दबद्ध भी किया। एक बहन थी जिसका नाम था मूरियल लेस्टर। वो कुछ समय के लिए गांधी जी के आश्रम भी रहकर आई थी, सेवाग्राम में। वो उसी आसपास में रहती थी, लंका शहर के आसपास में। और उन्होंने गांधी जी को ये कहा कि अगर आप चाहेंगे तो आपके ठहरने की व्यवस्था मैं अपने यहाँ कर सकती हूँ।
और गांधी जी ने कहा इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, लेकिन तुम सरकार से भी बात कर लेना, उनको ऐसा नहीं लगे कि एक ऐसे मेहमान को हम बुला रहे हैं जो हमको मुसीबत में डाल रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो कैसे कैसे तय हुआ। सरकार नो से शुरू करती है कि कोई बात होगी नहीं, गांधी वहीं ठहरेंगे जहाँ हम ठहराएंगे, और ये कहती हैं कि आप ठहराएंगे तो गांधी वहाँ ठहरेंगे नहीं। इसमें से बड़ी बड़ी मुश्किल से आखिर ये तय होता है कि गांधी उनके यहाँ ही ठहरेंगे। उस पूरी कहानी को मुरियल लेस्टर ने रेमिनिसेंस नाम की किताब में लिखा है, यादें, उस समय की यादें। उस किताब का एक हिंदी अनुवाद अभी अभी प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है गांधी की मेज़बानी। मैं पढ़ कर के हैरान रह गया कि ये जो रूप है गांधी का, दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो समाज पर असर हुआ है उसको किसी ने इस तरह से पकड़ने की कोशिश नहीं की जैसे इस बहन ने कोशिश की और जो हम लोगों के सामने भी आई है। अनेक विदेशी लेखकों ने महात्मा गांधी के दर्शन, उनकी उक्तियों को आत्मसात किया। उनके ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गईं। देखिए, उनके समकालीन जो भी बड़े लेखक हुए, कवि हुए, सब एक ही फिलॉसफीज को मानने वाले लोग थे। लेखकों ने उस फिलॉसफी को अपनी लेखनी से परिलक्षित किया, कवियों ने कविता के माध्यम से परिलक्षित किया, लेकिन सत्य जो गांधी जी का अमूल अस्त्र है, सत्य, अहिंसा, ये सबकी लेखनी में कहीं ना कहीं उभर कर आया है। देखिए, गांधी जी के संबंध में जो इधर जितनी भी किताबें लिखी गईं, उन किताबों में बहुत सारी किताबें आईं, लेकिन एक किताब जो निहत्था पैगंबर आई है सच्चिदानंद सिन्हा जी की, जो कुछ 4-5 साल पहले आई थी, उस किताब ने मुझको बहुत ही प्रभावित किया है, क्योंकि उन्होंने गांधी की अहिंसा को जो जिस ढंग से परिलक्षित किया, परिभाषित किया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो है। तो वो किताब ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति हिंदुस्तान का पढ़े और उससे गांधी जी को समझने में, उनके दूसरे व्यक्तित्व के दूसरे आयाम को समझने में बहुत ही आसानी होती है। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही एक संदेश है। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी का मूल्यांकन इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, आध्यात्मिक आचार्य तथा समाज शास्त्रियों ने समय समय पर अपने अपने ढंग से किया। कई साहित्यकार गांधी जी के संपर्क में आए तो उनकी रचनाओं में युग बोल उठा। समकालीन साहित्यकारों ने एक युग सृष्टा के रूप में उन्हें स्वीकार किया। आप साहित्य की बात कर रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि साहित्य जिस कागज़ पर लिखा जाता है वो कागज़ आता कहाँ से है। वो सारा कागज़ उन्हीं पेड़ों से निकलता है जो हमारे अगल बगल खड़े हैं और जिनकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं। तो गांधी हमेशा ये कहते हैं कि सादे कागज़ पर लिखने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना कि क्या ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ज़रूरी है तो बिना लिखे काम चलाना चाहिए, क्योंकि हर कागज़, हर सादा टुकड़ा। आज के समय में भी उनके शब्दों से अप्रभावित रह पाना मुश्किल है। महात्मा गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उनके दर्शन को, उनकी शिक्षा को किस प्रकार अपने जीवन में ढाल सकें। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।